नमस्कार साथियों, मैं अरविंद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने आसमा सिविल एकेडमी में। साथियों, लास्ट क्लास में हमने भारतीय संविधान में जो है प्रस्तावना के बारे में देखा था कि प्रस्तावना जो है एक्चुअल में संविधान को, पूरे भारतीय संविधान को समझने के लिए एक छोटा सा लाइन है। बेसिकली जो है प्रस्तावना के माध्यम से अपन ये भी चीज समझ सकते हैं कि जो संविधान निर्माता थे वो क्या सोचते थे संविधान के निर्माण को लेकर के। यह पूरा देखा जाए कि संविधान जो 395 आर्टिकल का संविधान है उसको अगर छोटे शब्दों में, कम शब्दों में जानना है तो प्रस्तावना जो है उसको कम शब्दों में क्या करता है जी, पूरे संविधान का विवरण को देता है। साथियों, लास्ट जो क्लास हमारा प्रस्तावना चल रहा था, साथियों प्रस्तावना आगे की क्लास में हम प्रस्तावना से संबंधित जो पिछले क्लास में अपन नहीं पढ़ पाए थे उसको अभी अपन देखेंगे। आइए साथियों, देखिएगा प्रस्तावना से चार तथ्य स्पष्ट होते हैं। पहला तथ्य है सत्ता का स्रोत। साथियों देखिएगा, सत्ता का स्रोत जो है भारतीय जनता है। वो कैसे कि जब कैबिनेट मिशन में जब निर्वाचन हुआ था संविधान सभा के लिए, तो प्रति 10 लाख की आबादी में एक व्यक्ति जो है कहां पहुंचा था जी, संविधान सभा में पहुंचा था। 389 सदस्य पहुंचे थे। तो संविधान सभा में जो लोग चुन करके गए थे संविधान के निर्माण करने के लिए, उसको कौन भेजा था जी, भारतीय जनता भेजी थी। इसलिए सत्ता का स्रोत किसे माना जाता है, भारतीय जनता को माना जाता है। शासन का प्रकार, भारत में जो है संसदीय शासन व्यवस्था है जी। संविधान लागू होने से लेकर के प्रथम आम चुनाव होने तक जो है संविधान सभा ही किसके रूप में कार्य कर रही थी, अंतरिम संसद के रूप में कार्य कर रही थी। शासन के जो लक्ष्य है वो समाजवाद है और पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष मतलब राज्य का या देश का कोई अपना विशेष धर्म नहीं होगा और न किसी विशेष धर्म और जाति के प्रबंधन के लिए यह कार्य करेगी। स्वीकृति और क्रियान्वयन देखिएगा, 26 नवंबर 1949 को जो है इसकी स्वीकृति हुई थी। किसकी, संविधान की जो है पूर्ण रूप से तैयार कर लिया गया था। इस दिन क्या मनाया जाता है, संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिएगा साथियों, प्रस्तावना से संबंधित जो है कुछ वाद हैं जिनके बारे में पूछा जाता है, जैसे बेरुवारी वाद है, और उसके बाद जो है गोलकनाथ वाद है। उसके बाद आता है आपका बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड, मूल ढांचा संबंधित केशवानंद भारती का वाद जो है सबसे प्रसिद्ध है। 1973 में इस पे वाद लगाया गया था। ये देखते हैं वाद के बारे में। देखिएगा इनरी बेरुवारी वाद, इसमें देखिएगा कहा गया था प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है और इसमें संशोधन भी संभव नहीं है। किसमें कहा गया था जी, इनरी बेरुवारी वाद में। उसके बाद आगे देखिएगा, बम्बई बनाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में माना गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है, पर इसमें संशोधन से संबंधित कोई भी बात नहीं किया गया था। 1973 में केशवानंद भारती बनाम जो वाद जो दायर किया गया था उसमें यह माना गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग भी है और उसमें संशोधन भी हो सकता है। बस शर्त उन्होंने ये रखा कि उसमें किसी भी तरीके का जो मूल ढांचा है संविधान का या मूल ढांचा जो प्रस्तावना का है उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। देखिएगा, केशवानंद भारती वाद, प्रस्तावना संविधान का अभिन्न भाग है, इसमें संशोधन भी हो सकता है, बस शर्ते उसके मूल ढांचा में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। साथियों ध्यान रखिएगा, केशवानंद भारती का जो वाद है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिएगा साथियों, प्रस्तावना में जो संशोधन किए गए हैं, साथियों ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना में जो सबसे पहला संशोधन जो हुआ था वो 42वां संविधान संशोधन में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है लघु संविधान क्योंकि इस 42वें संविधान संशोधन में बहुत सारे संशोधन हुए थे। देखिएगा, इसमें जोड़ा गया था समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये तीन चीजों को जो है प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसको ध्यान रखिएगा, इसको पूछा जाता है, आईएमपी है कि कब जोड़ा गया था, क्या क्या जोड़ा गया था। उसके बाद देखिएगा, प्रस्तावना के संबंध में जो कुछ कोटेशन है, जो कुछ कथन है बड़े महापुरुषों के, उनके कथनों को देखिएगा। के.एम. मुंशी ने जो है उद्देशिका प्रस्तावना को ही कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, उद्देशिका या प्रस्तावना एक ही चीज है। के.एम. मुंशी ने उद्देशिका को राजनैतिक जन्मपत्री कहा। क्या कहा था जी, राजनैतिक जन्मपत्री कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा उद्देशिका में समाहित है। मतलब एक प्रकार से जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका या प्रस्तावना को भारतीय संविधान की क्या कहा था जी, आत्मा कहा था।
उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। मतलब देखिएगा, उद्देशिका को अगर आप पढ़ते हैं, प्रस्तावना को पढ़ते हैं, तो उससे जो संविधान निर्माता थे उनके विचारों को जो है जाना जा सकता है। ग्रेनविल ऑस्टिन या जी ऑस्टिन के माध्यम से देखिएगा उन्होंने कहा था, भारतीय संविधान मूलतः सामाजिक क्रांति का दस्तावेज है। प्रस्तावना में उल्लेखित कुछ शब्द जो है क्रांतियों से आए हैं। देखिएगा, फ्रांस की क्रांति से जो है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये 3 शब्द जो प्रस्तावना में आए हैं वो फ्रांस की क्रांति से आए हैं। रूस की क्रांति से देखिएगा सामाजिक और आर्थिक न्याय जो है रूस के क्रांति से आए थे। इसको ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है रूस की क्रांति से कौन से शब्द को जोड़ा गया है, फ्रांस की क्रांति से कौन से शब्द को जोड़ा गया है। देखिएगा साथियों, उद्देशिका से संबंधित कुछ विशेष तथ्य हैं। उद्देशिका ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना शक्तियों पर प्रतिबंध लगाता है। मतलब देखिएगा, ये बोल क्या रहा है, उद्देशिका विधायिका की शक्ति का स्रोत भी नहीं है और ना तो ये किसी प्रकार के सत्ता या शक्ति पे नियंत्रण करता है। अगला पॉइंट देखिएगा, यह गैर न्यायिक है, नॉन जुडिशियरी है, इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता, ना तो इसके आधार पर कोई डिसीजन या कोई निर्णय दिया जा सकता है। देखिएगा, यह गैर न्यायिक है, इस व्यवस्था का न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। उद्देशिका न्याय योग्य नहीं है, अर्थात इसके आधार पर कोई निर्णय नहीं दिया जाएगा। साथियों, सीधा सीधा बात है कि आप अगर उद्देशिका को यह सोच रहे हैं कि इसके आधार पर कोई न्यायालय पे बड़ा मतलब न्यायालय पे किसी वाद को बड़ा चुनौती दिया जाए, किसी मुद्दे को चैलेंज कर दिया जाए उद्देशिका के आधार पर, तो उद्देशिका प्रस्तावना उसके आधार पर नहीं बनाया गया था। प्रस्तावना का आधार सिर्फ यह है कि उसको पढ़ लेने के बाद पूरा संविधान का जो ढांचा है, क्या बोलना चाह रहा है हमारा भारतीय संविधान, पूरे 395 आर्टिकल्स में क्या बताए गए हैं, उसका एक मोटा मोटी लेआउट जो है सामने आ जाता है, समझ में आ जाता है कि हमारा भारतीय संविधान कैसे किस चीजों को जो है मुद्दे पे रखा गया है, कैसे उसका निर्माण किया गया है, संविधान निर्माण का उद्देश्य क्या था, यह क्लियर हो जाता है किससे, उद्देशिका या प्रस्तावना से। साथियों, आज हमारा ये जो प्रस्तावना वाला जो टॉपिक था, अब यहीं पे जाके क्लोज हो जाता है। साथियों, हमने पहले भी बताया था कि जो भारतीय संविधान है वो विश्व का क्या है जी, सबसे बड़ा संविधान है। इस पे टोटल जो है 22 भाग हैं और अनुच्छेद जो है टोटल 395 अनुच्छेद हैं। और इस पे जो अनुसूची है, अनुसूचियों की संख्या मूल संविधान में तो 8 अनुसूची थी, अब लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूची हैं। कितने हैं जी? 12 अनुसूची हैं। साथियों, हमारा भारतीय जो संविधान है, भारतीय संविधान की प्रकृति है कि ना तो वो बहुत ज्यादा कठोर है और ना तो बहुत ज्यादा सरल है या लचीला है। साथियों, ध्यान रखिएगा, अमेरिका एक देश है जहां का संविधान को अत्यंत कठोर संविधान माना जाता है। आज 300 सालों में जो है अमेरिकी संविधान में केवल 7 संशोधन हुए हैं। कितने संशोधन हुए हैं जी? केवल 7 संशोधन। भारतीय संविधान में लगभग 125 से ऊपर संशोधन आज तक किए जा चुके हैं। और वहां पे अनुच्छेद कितने हैं जी? और वहां पे 27 अनुच्छेद जोड़े गए हैं अमेरिकी संविधान में। हमारे यहाँ इंडिया में 395 आर्टिकल हैं। और देखिएगा, हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें कहीं ना कहीं जो है कुछ जो उसमें क्या बोलना चाहिए, जो प्रोविजंस जो किए गए हैं, जो उसमें जो कुछ नियम डाले गए हैं, मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक प्रकार से साथियों भारतीय संविधान न तो बहुत कठोर है और न तो बहुत ही लचीला है। इसमें जो है दोनों प्रकार के जो प्रोविजन जो है किए गए हैं, प्रावधान किए गए हैं। आर्टिकल 368 जो है एक आर्टिकल है जो कि संविधान को दोनों प्रकार के प्रावधान इसमें डाले गए हैं। मैंने अभी बात कर रहा था अमेरिका के बारे में। अमेरिका में अभी तक जो है केवल 7 संविधान संशोधन हुए हैं। कितने जी? 7। हमारे इंडिया में 125 पार हो गए हैं। तो हमारे संविधान में जो है कुछ चीजें ऐसी भी डाले गए हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं संविधान के संघीय ढांचे को ये कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाते हैं। वो क्षति पहुंचाने वाले आर्टिकल देखिएगा, आर्टिकल 3, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, आर्टिकल 368।
ये सभी जो आर्टिकल है कहीं ना कहीं भारतीय संविधान के संघीय ढांचे को क्या करते हैं जी, क्षति पहुंचाते हैं। लेकिन इन आर्टिकल्स का प्रावधान जो है बेसिकली संविधान निर्माण के समय ही किया गया था। अभी बहुत हल्ला होते रहता है संविधान को बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। साथियों ध्यान रखिएगा, अपोजिशन में बैठ करके चिल्लाना बहुत आसान होता है, क्योंकि ये जो चीजें हैं राजनीतिक है, लेकिन इसकी वास्तविकता यह है कि जब संविधान का निर्माण किया गया था तो निर्माताओं के दिमाग में जो है एक चीज स्पष्ट और क्लियर था कि आज जो है अपन जो है 1945, 1947, 1950 की युग में है, लेकिन संविधान अगर बनेगा तो राष्ट्र तो कई सालों तक, कई पीढ़ियों तक चलेगा ना जी। तो उस समय कुछ चीजों को संविधान में जोड़ना और उस समय कुछ पुरानी चीजों को संविधान से हटा देना, इन चीजों का जो है प्रोविजन जो है उसमें किया कर दिया गया था। जो आर्टिकल 368 पढ़ते हैं जो संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ है, तो संविधान संशोधन एक आर्टिकल है किसमें, संविधान में। इसमें बहुत सारे चीजों को जोड़ना, कई चीजों को हटाना, समय के साथ जो जरूरत पड़ती जाएगी उन चीजों को उसमें जोड़ते जाना है, और समय के हिसाब से जो प्रासंगिक नहीं रहेंगी, पुरानी हो जाएंगी, उसको हटा देना है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के समय में एक डाक वीटो आया था, उन्होंने डाक बिल को जो है वीटो कर लिया था। आज अगर वो डाक बिल पारित हो गया रहता तो उसका आज उपयोगिता क्या है, आज उपयोगिता नहीं रहती। हो सकता है समय के साथ उसको हटाना पड़ जाता। साथियों जब देश 1950, 1947 में जब देश हमारा आजाद हो रहा था तो उस समय आईटी संबंधित, आईटी एक्ट संबंधित कोई भी कानून जो है नहीं बने थे, क्योंकि उस समय ना तो इंटरनेट था, ना तो भारत में कंप्यूटर का चलन था। लेकिन आज जो है आईटी एक्ट जो है, बैंकिंग फ्रॉड नीति जो है, बैंकिंग फ्रॉड को रोकने के लिए गवर्नमेंट कई नीतियां बना रही है। तो साथियों ध्यान रखिएगा, नियम कानून जो है समय के साथ चलते हैं, समय के साथ बदले जाते हैं और समय के साथ जो है संशोधन किए जाते हैं। इसी को सोच करके जो है संविधान निर्माताओं ने जो है आर्टिकल 368 डाला था, जो संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे करके ऐसा चलते रहता है पॉलिटिक्स में, आप लोग देखते सुनते होंगे। साथियों संविधान को बदलने का जो उसमें जो प्रोविजन जो किया गया है, उसमें जो प्रावधान किया गया है, तो संविधान में खुद किया गया है जी, संविधान निर्माताओं के द्वारा, कि समय के साथ जो पुराने जो नियम कानून होंगे अगर वो प्रासंगिक नहीं रहेंगे तो उनको हटा दिया जाए, उनके बदले कुछ नए कानून जो वर्तमान समय में जिसका रिक्वायरमेंट है उसको डाला जाए। तो बेसिकली साथियों ध्यान रखिएगा, संविधान निर्माताओं ने जब संविधान का निर्माण किया तो वहां पे जो कुछ आर्टिकल्स है जो कि भारत के संविधान के जो संघीय ढांचे हैं उसको नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे आर्टिकल 3 है। आर्टिकल 3 मतलब ये होता है कि नए राज्यों का निर्माण 2 या 2 से अधिक राज्यों को काट करके या फिर एक राज्य को काट करके, मतलब कुल मिलाकर के भारत देश में नए राज्यों का निर्माण करना आर्टिकल 3 में है। तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 3 जो है भारत के संघीय ढांचे को, अगर कोई राज्य को तोड़ रहा है, काट करके 2 राज्य से नया राज्य बना रहा है, कहीं ना कहीं संघीय ढांचे का उल्लंघन हो रहा है। आर्टिकल 352 है आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल में बहुत भारत के जो भारतीय लोगों के जो मूल अधिकार जो दिए गए हैं, बहुत सारे मूल अधिकार को क्या कर दिया जाता है जी, बहुत सारे मूल अधिकार को हटा दिया जाता है, मतलब मौलिक अधिकारों को जो है आपातकाल में छीन लिया जाता है। वैसे ही राष्ट्रपति शासन है, वित्तीय आपातकाल है, और एक 368 जो है संविधान संशोधन है। मतलब संविधान को अगर कहीं ना कहीं इफेक्ट करने वाले, संविधान को प्रभाव डालने वाले जो अनुच्छेद है वो यही अनुच्छेद है, जो 3-4 अनुच्छेद मैंने लिखा है। ये क्या करते हैं जी, ये बेसिक जो स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाते हैं। आइए साथियों देखते हैं हम लोग अगला जो हमारा पॉइंट है, अनुसूचियां। जैसे मैंने बताया कि वर्तमान में जो है अभी तो संविधान में जो है 12 अनुसूची हैं, लेकिन जो मूल संविधान जब बना था उस समय मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी जी, 8 अनुसूचियां थी। साथियों ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद है और अनुसूचियों की संख्या जो है 12 है। 12 अनुसूची है हमारे भारतीय संविधान में। आइए अनुसूचियों के बारे में हम पढ़ते हैं। साथियों देखिएगा, मूल संविधान में जो है 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में जो है 12 अनुसूचियां हैं। आईएमपी है, पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। देखिएगा इसमें प्रथम जो अनुसूची है, प्रथम अनुसूची में भारत देश के राज्यों के बारे में बताया गया है। प्रथम अनुसूची में जो है वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दमन दीव और दादर नागर हवेली के जो संवर्जन के बाद जो है 8 ही केंद्र शासित प्रदेश जो है भारत में बचे हैं और वर्तमान में भारत देश में जो राज्यों की संख्या है वो 28 है। देखिएगा द्वितीय अनुसूची में जो है संचित निधि पर भारित वेतन और भत्तों के बारे में बताया गया है। साथियों मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, अनुच्छेद 266
अनुच्छेद 266 में भारत की संचित निधि के बारे में बताया गया है। भारत की संचित निधि जो होती है, जिसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है इंग्लिश में, भारत सरकार की जो प्राप्तियां होती है या भारत सरकार को राजस्व के माध्यम से जितनी भी आय जो प्राप्त होते हैं, ये पूरी प्राप्तियां जो है कहां पर जाकर के जमा हो जाती है जी, भारत के संचित निधि पर जो है जाकर के जमा हो जाती है। और डायरेक्ट जो है भारत की संचित निधि से किन लोगों को जो है सैलरी या तनख्वाह मिलता है, ये उसके बारे में देखते हैं। देखिएगा साथियों, भारत की संचित निधि से भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल को जो है सैलरी दिया जाता है या उनके बारे में उपबंध किया गया है। अनुसूची 2 के भाग ग में देखिएगा, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, मतलब ये जितने लोग मैं नाम बता रहा हूं जो संवैधानिक पद है, इन पदों पर बैठे हुए जो लोग होते हैं उनकी सैलरी जो है डायरेक्ट भारत के संचित निधि से दिया जाता है। उसके बाद देखिएगा, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य के विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष, साथियों ध्यान रखिएगा, इनको राज्य की संचित निधि या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से सैलरी दिया जाता है। अब देखिएगा साथियों, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, साथियों ध्यान रखिएगा, उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो जजेस होते हैं उनकी सैलरी और वेतन भत्ते या पेंशन दोनों ही जो है किससे दिए जाते हैं जी, भारत सरकार की संचित निधि से। लेकिन अगर मैं उच्च न्यायालय की बात करूं, उच्च न्यायालय के जो जस्टिस होते हैं उनकी जो सैलरी जो होती है वो राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, लेकिन इनके जो पेंशन बनते हैं वो भारत सरकार की संचित निधि से इनको दिया जाता है। अब देखिएगा, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में, भाग अंगा में जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है। इनको भी जो है भारत सरकार की संचित निधि से क्या किया जाता है, सैलरी दिया जाता है। और साथियों ध्यान रखिएगा, जो अगली हमारी अनुसूची है वो है तीसरी अनुसूची, जिसको शपथ या प्रतिज्ञान, मतलब इसमें जो है शपथ या प्रतिज्ञान का जो है प्रारूप दिया गया है। जो महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों पर जो लोग बैठते हैं उनमें से कौन कौन से पद के लोगों को जो है अनुसूची 3 के तहत जो है शपथ दिलाया जाता है। मतलब अनुसूची 3 जो है हमारे शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। इसमें देखिएगा आर्टिकल 75, 84, 99, 124, 146, अनुच्छेद 173, 188, 219 जो है इससे संबंधित है। साथियों ध्यान रखिएगा, अपन अभी अनुसूची पढ़ को एक एक चीज को रटना अभी अनिवार्य नहीं है, बस मैं बता दिया हूं। जैसे अनुच्छेद 75 जो है ये केंद्रीय मंत्रिमंडल से संबंधित है, ठीक है। तो ये जो केंद्रीय कैबिनेट काउंसिल जो होती है वे जो शपथ लेते हैं उस शपथ का प्रावधान जो है अनुसूची 3 में दिया गया है। साथियों एक चीज ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति इनके शपथ का प्रावधान जो है अनुसूची 3 में नहीं है। ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ राज्य व्यापम में पूछ चुका है, इसको ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के शपथ का प्रतिज्ञान जो है इसमें जो है अनुसूची 3 में है, नहीं है। चौथी अनुसूची, साथियों ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन संबंधित जो है चौथी अनुसूची में बताया गया है कि राज्यसभा में जो स्थानों का आवंटन कैसे होना है वो चौथी अनुसूची में है। 5वीं अनुसूची देखिएगा, अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में यह उपबंध है। यह अनुसूची शिक्षा पर जो है अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है। अनुच्छेद जो है 244 और 275 जो है 5वीं अनुसूची से संबंधित है। मतलब कुल मिलाकर के ध्यान रखिएगा, 5वीं अनुसूची भारत देश में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। नेक्स्ट आर्टिकल है 6ठा अनुसूची। 6वीं अनुसूची में ध्यान रखिएगा साथियों, ये भी जो कहीं ना कहीं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से ही संबंधित है, लेकिन इसमें जो है राज्यों को क्या कर दिया गया है, क्लियर कर दिया गया है। देखिएगा जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है और स्वशासी जिलों और स्वशासी प्रदेशों के बारे में इसमें बताया गया है। मतलब 6ठा अनुसूची और 5वां अनुसूची दोनों क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। और 6वीं अनुसूची जो है उसमें राज्यों को क्या किया गया है जी, यह अलग से बता दिया गया है। आइए साथियों हम देखते हैं 7वीं अनुसूची। अब देखिएगा साथियों, संसद और इसमें जो है संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडलों के बीच सूचियों का क्या किया गया है जी, विभाजन किया गया है। साथियों हम जानते हैं कि जो हमारा पूरा जो भारत देश है आजादी पूर्व जो है छोटे छोटे राज्यों में जो है बटा हुआ था। जब देश आजाद हुआ
तो पूरे भारत देश में राज्यों का क्या किया गया जी, एकीकरण किया गया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करा करके उनको भारतीय संघ में मिला लिया गया। लेकिन जब संविधान का निर्माण किया गया तो आर्टिकल 1 जो है स्पष्ट बोलता है भारत जो कि इंडिया है वो राज्यों का संघ है। मतलब जो हमारे यहाँ राज्य की जो अवधारणा थी उसको संविधान में भी नहीं भुलाया गया, उसको याद रखा गया बाकायदे, और उसको मेंशन किया गया कि भारत जो संघ है वो राज्यों का क्या है जी, समूह है। एक प्रकार से यूनियन ऑफ स्टेट्स बोला गया है संविधान में। तो यूनियन मतलब छोटे छोटे राज्य मिल करके हमारे पूरे भारत देश का निर्माण होता है जी। तो साथियों ध्यान रखिएगा, अनुसूची जो 7वीं अनुसूची है, इस 7वीं अनुसूची के माध्यम से जो है राजस्व के बंटवारे संबंध में जो है प्रावधान जो है इसमें बताया गया है कि केंद्र और राज्य के मध्य में जो है करों का बंटवारा या सूचियों का वितरण, जैसे केंद्र सूची राज्य सूची अपन पढ़ेंगे अभी आगे, तो ये सूचियों का बंटवारा या पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया जा रहा है, यह संपूर्ण जो है 7वीं अनुसूची में बताया गया है। आइए देखते हैं अगला 8वीं अनुसूची। देखिएगा, इस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूलतः संविधान में 14 भाषाएं थी। साथियों ध्यान रखिएगा, जब 8वीं अनुसूची जिस समय बना था भारतीय संविधान, उस समय इसमें मात्र 14 भाषाएं थी। बाद में जो है इसमें 8 भाषाएं और जोड़ी गई। वर्तमान में जो हमारी 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाएं शामिल है। साथियों ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें हिंदी भाषा शामिल है। किसमें जी, 8वीं अनुसूची में। लेकिन इसमें अंग्रेजी भाषा शामिल नहीं है। जिसको पूछा जाता है ऑप्शन दे देगा 3-4 भाषाओं के साथ, उसमें अंग्रेजी डाल देगा, बोलेगा इनमें से कौन जो है 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो अंग्रेजी जो है इस अनुसूची में शामिल नहीं है। पूरे 22 भाषा के बारे में हम लोग साथियों नहीं बात करेंगे। हम लोग देखेंगे लास्ट जो संविधान संशोधन था 92वां संविधान संशोधन 92 अमेंडमेंट, उसमें जो है डोंगरी मतलब जम्मू कश्मीर क्षेत्र में बोला जाता है, मैथिली, संथाली और एक जो है बोडो मतलब असम क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा। इन चारों भाषाओं को जो है 92 अमेंडमेंट में इसमें जोड़ा गया था। इसको पूछा जाता है साथियों 92वां संविधान संशोधन में कौन कौन सी भाषाओं को जो है 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, क्या अंग्रेजी 8वीं अनुसूची में शामिल है, तो नहीं है शामिल। ध्यान रखिएगा, हिंदी जो है 8वीं अनुसूची में शामिल है। ठीक है, साथियों हमारा नेक्स्ट है 9वीं अनुसूची। देखिएगा, साथियों ध्यान रखिएगा, 9वीं अनुसूची एक ऐसी अनुसूची है जो बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया गया है कि जब किसी जमीन क्षेत्र का अधिग्रहण करने का अधिकार एक प्रकार का बताया गया है राज्यों का। अगर किसी क्षेत्र को या किसी मुद्दे को 9वीं अनुसूची में उठा करके डाल दिया जाता है तो जनरली उस पर न्यायालय पे आसानी तरीके से वाद दायर नहीं किया जा सकता है। तो ये भूमि सुधार से संबंधित था 9वीं अनुसूची। ध्यान रखिएगा, इस अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1961 के द्वारा जोड़ा गया है। इसमें राज्यों द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण का उल्लेख है। मतलब राज्य सरकार को अगर कभी भी किसी भी क्षेत्र की संपत्ति की आवश्यकता पड़ेगी तो उस क्षेत्र के संपत्ति का अर्जन आसानी से कर सकती है। किसके तहत, 9वीं अनुसूची के तहत। इसमें देखिएगा, भू सुधारों जमींदारों प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित अधिनियम है। मतलब भूमि सुधार और जमींदारी प्रणाली से उन्मूलन से संबंधित अधिनियम है। इस अनुसूची में शामिल विषयों को न्यायालय में चुनौती जो है नहीं दी जा सकती, परंतु 2007 में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने निर्णय दिया 24 अप्रैल 1975 के बाद इस अनुसूची में शामिल विषयों की न्यायिक समीक्षा जो है क्या हो जाएगी जी, न्यायिक समीक्षा की जा सकेगी। अब आइए साथियों 10वीं अनुसूची। साथियों ध्यान रखिएगा, 10वीं अनुसूची जो है दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता से संबंधित है, दल बदल अधिनियम से संबंधित है। कौन सा अनुसूची जी, 10वीं अनुसूची, इसको ध्यान रखिएगा। साथियों आइए देखते हैं 11वीं अनुसूची। साथियों ध्यान रखिएगा, 11वीं अनुसूची जो है पंचायती राज अधिनियम से संबंधित है। इसको 73वां संविधान संशोधन में जो है क्या किया गया था जी, जोड़ा गया था। आइए देखते हैं, इसमें देखिएगा 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा क्या किया गया है जी, जोड़ा गया है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। इसमें पंचायत की शक्तियों, प्राधिकार, उत्तरदायित्व को क्या किया गया है जी, शामिल किया गया है। और इस अनुसूची में कार्य करने हेतु 29 विषय प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 243(6) जो है 11वीं अनुसूची से संबंधित है।
12वीं अनुसूची साथियों ध्यान रखिएगा, इसको 74वां संविधान संशोधन जो है 1992 के द्वारा जोड़ा गया। ये नगरीय निकाय से संबंधित है, नगर पंचायत, नगर पालिका आदि से संबंधित है। देखिएगा इसमें नगर पालिकाओं की शक्तियों का प्राधिकार और उत्तरदायित्व शामिल किया गया है। इस अनुसूची में कार्य करने हेतु 18 विषय जो है क्या किए गए हैं जी, प्रदान किए गए हैं। संबंधित जो आर्टिकल है वो 243 बा है, इसको ध्यान रखिएगा साथियों। तो अभी जो हम लोगों ने देखा कि जो है 12 अनुसूची जो है बताए गए हैं हमारे भारतीय संविधान में। जब संविधान निर्माण हुआ था तो उस समय 8 अनुसूची ही बस थे। 4 अनुसूची जो है बाद में क्या किए जी, इसमें ऐड किए गए हैं। तो हमारे भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं और 12 के 12 अनुसूचियों में अलग अलग विषयों को क्या किया गया है जी, समाहित किया गया है। साथियों आगे आइए देखते हैं अपन कैसे जो है केंद्र और राज्य के मध्य में जो है सूचियों का बंटवारा है। साथियों ध्यान दीजिएगा, जब हमारा जो इंडिया है वो राज्यों का संघ है, मतलब कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे 2 तरीके का शासन चलता है, पहला राज्य पे और दूसरा कहां पर, केंद्र पे। राज्यों को जो है संविधान में उतना ही तवज्जो दिया गया है जितना को केंद्र को दिया गया। हालांकि केंद्र के पास पावर कहीं ना कहीं ज्यादा है, लेकिन हमारा जो देश था कहीं ना कहीं छोटे छोटे राज्यों से क्या है जी मिल करके बना था और ये हमारे आदिकाल से चला आ रहा था। छोटे छोटे राजवंश जो है हमारे क्षेत्रों पे क्या कर रहे थे जी, राज कर रहे थे। तो ये देसी रियासतों को जो है भुलाया नहीं गया, संविधान में उसको अपना एक विशेष जो है पावर दिया गया। राज्य जैसे कि आज हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य, मध्य प्रदेश राज्य, मतलब कहीं ना कहीं 28 राज्य हैं हमारे देश में। तो 28 राज्यों को जो है अलग से संविधान में क्या दिया गया है जी, पावर दिया गया है। क्योंकि हमारा जो भारत है पूर्व आदिकाल मतलब बहुत कई हजारों साल पहले भी अगर अपन बात करेंगे तो भारत वो पूरा देश जो था वो छोटे छोटे राज्यों में क्या था जी, बटा हुआ था। तो उन्हीं राज्यों को जो है संविधान में भी अलग से समाहित किया गया है। भली जो है वो देश के आजादी के बाद इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करके भारत संघ में शामिल हो गए, लेकिन भारतीय संविधान के तहत भी उनको थोड़ा सा अलग तरीके से पावर दिया गया। हालांकि अब राज्य जो है गैर लोकतांत्रिक ना होकर के लोकतांत्रिक हो चुके हैं। कहीं ना कहीं अब राज्यों में भी क्या है भाई, राज्य में आज विधानसभा हम देखते हैं, केंद्र में हम लोकसभा देखते हैं। तो विधानमंडल क्या है, विधानसभा क्या है जी, राज्य का एक देखा चाहे तो एक प्रकार से संवैधानिक अंग है। कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव हो रहा है तो अपन विधानसभा चुनाव के माध्यम से हम राज्य के राजा को चुनते हैं, और अपन जब लोकसभा चुनाव के वोटिंग करते हैं तो आप लोग केंद्र के राजा को चुनते हैं। तो हमारे यहाँ हमारे ऊपर 2 राजा राज करते हैं ना जी, हमारे ऊपर 2 राजा हो गए, एक तो देश के प्रधानमंत्री, एक राज्य के मुख्यमंत्री। तो कहीं ना कहीं जो 2 राजा है उन दोनों राजाओं के बीच में शक्तियों का क्या किया गया है जी, विभाजन किया गया है, बंटवारा किया गया है। और इसी शक्ति के बंटवारा को हम जो है 2-3 सूचियों के माध्यम से देखेंगे। पहला है राज्य सूची, दूसरा है केंद्र सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। ध्यान रखिएगा, राज्य सूची में वे विषय डाले जाते हैं जिन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किनको होता है जी, राज्यों को होता है। केंद्र सूची पर वे विषय डाले जाते हैं जिन सूचियों पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है, केंद्र के सरकार को होता है। और जो समवर्ती सूची होते हैं साथियों, ध्यान रखिएगा, समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य जो है दोनों मिलकर के क्या करते हैं जी, कानून बनाते हैं। उसके बाद एक होता है अवशिष्ट शक्ति। साथियों ध्यान रखिएगा, अवशिष्ट शक्ति जो है केंद्र को दिए गए हैं। साथियों मैं फिर से बोलना चाहूंगा, कानून बनाने के मामले में जो है ज्यादा पावर केंद्र सरकार के पास में है, क्योंकि वो केंद्र सूची पर भी कानून बनाता है और जो है वो समवर्ती सूची पर भी कानून बनाता है। उसके साथ साथ वो अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है जी, केंद्र के पास में है। और समय के साथ साथ क्या होता चला गया, आइए हम देखेंगे आगे कि जो है जो मूल संविधान जब निर्माण हुआ तो राज्य सूची पर ज्यादा विषय को डाले गए थे, समय के साथ उनकी संख्या क्या होती गई, कम होती गई। आइए देखते हैं राज्य सूची। देखिएगा, इसमें उन विषयों को शामिल किया जाता है जो राष्ट्रीय महत्व के होते हैं। इन सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद को होता है। सॉरी, ये संघ सूची हम देख रहे हैं, तो इन सूची पर कानून कौन बनाएगा जी, संसद बनाएगी। देखिएगा, इसमें मूल रूप से 97 विषय थे। मतलब जब संविधान बना था, जब संविधान को भारत में जब लागू किया गया था तो यहाँ पे 97 विषय थे मात्र। कितने विषय, 97 विषय। लेकिन फिलहाल अभी इसमें 100 विषय हैं। मतलब यहाँ पर +3 हो गए, 3 विषय इसमें जुड़ गए। मतलब केंद्र की शक्ति का पावर क्या हो गया जी, और बढ़ गया। 97 से 100 हो गया, मतलब केंद्र के पास पावर, ताकत और बढ़ गया।
अब देखिएगा इसमें से कौन कौन से विषय हैं, ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता है, विषयों को भी पूछा जाता है साथियों, ध्यान रखिएगा। रक्षा, सीमा शुल्क, जनगणना, प्रसारण, डाक एवं तार, टेलीफोन, पर, बीमा, नागरिकता, शेयर बाजार, संचार इत्यादि जो है किसमें शामिल है जी, संघ सूची के विषय में शामिल है। आइए देखते हैं अब राज्य सूची। इसमें वे विषय डाले जाते हैं जिन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य या स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है। देखिएगा इसमें वे विषय जो स्थानीय महत्व के होते हैं, इस सूची पर कानून बनाने का अधिकार जो होता है राज्य के विधानमंडल को होता है। इसमें ध्यान दीजिएगा, जब संविधान मूल रूप से जब 1950 में लागू किया गया था तो यहां पर 66 विषय थे जब संविधान बना। तो वर्तमान में कितने विषय हैं जी, 61 विषय हैं। मतलब यहां से 5 विषय क्या कर दिए गए, हटा दिए गए। मतलब पावर क्या कर दिया गया, राज्य का कहीं ना कहीं पावर को नीचे किया गया। इसके 5 विषय को छीन करके या तो हो सकता है इसमें समवर्ती सूची में डाल दिए गए हों, या तो हो सकता है संघ सूची में डाल दिए हों। यहां देखिएगा केंद्र के जो विषय थे वो बढ़ गए, लेकिन राज्य के विषय क्या हुए थे जी, घट गए थे। आइए साथियों इसमें कौन कौन से विषयों को शामिल किया गया है उसको देखते हैं। देखिएगा कृषि, पुलिस, लोक सेवा, लोक स्वास्थ्य, कारागार या जेल, भू राजस्व, भू सुधार, रेलवे पुलिस, पंचायती राज, स्थानीय स्वशासन। साथियों ध्यान रखिएगा, रेलवे पुलिस जो विषय है मूलतः जो है राज्य सूची का विषय है। इसको पूछा जाता है, लोग रेलवे पुलिस देख करके सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट का है मान के मार देते हैं, लेकिन जो जीआरपी वगैरह जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस है, जो कि स्टेट के रेलवे स्टेशनों में जो है ड्यूटी करती है, या इसको आरपीएफ भी बोला जाता है, रेलवे पुलिस फोर्स। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये रेलवे पुलिस जो है राज्य सूची का विषय है। ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, लोग इसको संघ सूची का विषय मार देते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, ये राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज, कृषि, पुलिस, लोक सेवा, लोक स्वास्थ्य, कारागार इत्यादि जो है राज्य सूची के विषय हैं। अब आइए देखते हैं समवर्ती सूची। ऐसे सूची जिन पर जो है कानून दोनों मिलकर के बनाते हैं, जिन पर केंद्र तथा राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। आइए देखते हैं इनमें कितने विषय थे। देखिएगा जब देश में संविधान लागू हुआ उस समय 47 विषय थे इसमें, और वर्तमान में यहां पर 52 विषय है। मतलब यहां पर कितने बढ़ गए जी, 5 विषय का जो है बढ़ा दिया गया। मतलब राज्यों को जो पावर कम किया गया उसको उठा करके किसमें डाल दिया गया, समवर्ती सूची में डाल दिया गया। मतलब उस पे अब राज्य बस नहीं, अब उस पे केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बनाएंगे। साथियों ध्यान रखिएगा, समवर्ती सूची को लेकर के केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में कई बार कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति, विवाद की स्थिति बनती है। तो उस स्थिति में ध्यान रखिएगा, केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून जो है मान्य होगा, केंद्र के कानून जो है संपूर्ण देश पे लागू होंगे। देखिएगा इसमें जो है विषय है राष्ट्रीय जलमार्ग, शिक्षा। साथियों ध्यान रखिएगा, शिक्षा को पूछा जाता है कब जो है शिक्षा को राज्य सूची से उठा करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया। साथियों ध्यान रखिएगा 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन में जो है शिक्षा को जो है समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया। ठीक है, शिक्षा को ध्यान रखिएगा, समवर्ती सूची का विषय है। समाचार पत्र, परिवार नियोजन, आर्थिक नियोजन, ऊर्जा क्षेत्र, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, वन, दीवानी फौजदारी कानून, वन्य जीव संरक्षण, नापतौल, वाणिज्यिक औद्योगिक एकाधिकार, औद्योगिक श्रम और विवाद, बिनौले इत्यादि। साथियों ध्यान रखिएगा, ये सभी जो है समवर्ती सूची के जो है विषय हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है। लेकिन जब दोनों के बीच में अगर टकराव की स्थिति बनेगी तो वहां पर जो है केंद्र के द्वारा बनाया गया ही कानून क्या होगा जी, लागू होगा। साथियों आइए देखते हैं अवशिष्ट शक्ति। देखिएगा जिन विषयों को संघ, राज्य तथा समवर्ती सूची में तीनों में शामिल नहीं किया जाता, मतलब जिन विषयों को जो है तीनों सूचियों में जो है शामिल नहीं किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, उसे जो है अवशिष्ट शक्तियों पे जो है डाला जाता है। और अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार जो है केंद्र की सरकार का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। उदाहरण देखिएगा अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र पे जो भी कानून बनाने का कार्य करती है वो केंद्र सरकार करती है, राज्य का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। साथियों देखिएगा संघ सूची, जब अपन बात करते हैं संघ सूची का,
तो जब भारत में संविधान जब लागू हुआ था 1950 के आसपास, तो संघ सूची में जो थे वो 97 विषय थे। वर्तमान में इसमें 100 विषय हैं। इसके विषयों के संख्याओं को भी परीक्षा में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। राज्य सूची में 66 विषय थे, वहां 61 विषय हो गए, और समवर्ती सूची में 47 विषय थे, मतलब ये 52 हो गए। मतलब ये 5 बढ़ गया, ये 5 घट गया, और ये 3 बढ़ गया। समझ गए? मतलब कहीं ना कहीं संविधान जैसे जैसे संशोधन होता गया, वैसे वैसे ही क्या होता चला गया जी, कानून बनाने की ताकत जो है केंद्र के पास ज्यादा बढ़ती चली गई। तो साथियों ध्यान रखिएगा, हमारे पास मतलब डबल शासन तो है एक प्रकार से, केंद्र और राज्य, लेकिन कानून बनाने के मामले में केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार से ज्यादा पावरफुल है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये जो सूची है और सूची में कितने विषय हैं, कौन से विषय हैं, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं साथियों, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। साथियों आज हमने जो टॉपिक पढ़ा है, आइए देखते हैं उन टॉपिक से संबंधित कैसे प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिएगा, भारत के संविधान के निर्माताओं के मत को निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित किया गया है? देखिएगा, ऑप्शन ए उद्देशिका, ऑप्शन बी मूल अधिकार, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी मूल कर्तव्य। साथियों ध्यान रखिएगा, संविधान के प्रस्तावना में जो है संविधान निर्माताओं की जो एक प्रकार से देखा जाए मत या विचार है, उसको जाना जा सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उद्देशिका। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नांकित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया था? देखिएगा, ऑप्शन ए संप्रभुता, ऑप्शन बी व्यक्ति की गरिमा, ऑप्शन सी समाजवाद पंथ निरपेक्ष, ऑप्शन डी निजात। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, समाजवाद व पंथ निरपेक्ष। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? ए मौलिक अधिकार, बी संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन सी 9वीं अनुसूची, ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। साथियों ध्यान रखिएगा, संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है स्पष्ट रूप से लिखा गया है, और उसमें बताया गया है कि राज्य या फिर देश का अपना कोई धर्म नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाती है? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सी उद्देशिका, संविधान के उपचारों का अधिकार। साथियों ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी उद्देशिका इज करेक्ट आंसर। नेहरू जी ने उद्देशिका को क्या कहा था जी? भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? साथियों ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो था केशवानंद भारतीवाद जो 1973 में दायर किया गया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान का मुख्य अंग है और इसमें संशोधन भी संभव है, बस उसके मूल ढांचे या बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, केशवानंद भारतीवाद। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? बी आर अंबेडकर, महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय, मोहम्मद अली जिन्ना। साथियों इसका आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा था। और बी आर अंबेडकर साथियों ध्यान रखिएगा, प्रारूप समिति मसौदा समिति के क्या थे जी? अध्यक्ष भी थे। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए 12, बी 8, सी 16 और डी 10। मैंने पहले ही बताया साथियों कि जो संविधान जब लागू हुआ था भारत में 1950 में, तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, बाद में जो है बढ़ गई। आज वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं जी? 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारतीय संविधान निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों तथा सूची उनके राज्यों क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? साथियों ध्यान रखिएगा,
भारतीय संविधान की जो पहली अनुसूची है उसमें राज्य क्षेत्र में कितने संख्या है, कितने केंद्र शासित प्रदेश है और कितने राज्य हैं, ये बताया गया है। देखिएगा, इसका आंसर है ऑप्शन ए, पहली अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची जो है विवेचित करती है, देखिएगा, राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को, राजनीतिक दल बदल को, पंचायती राज व्यवस्था को या फिर भाषाओं को। साथियों ध्यान रखिएगा, चौथी जो अनुसूची है वो राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को बताती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित कब किया गया? 24वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 25वें संविधान संशोधन या 44वें संविधान संशोधन। ध्यान रखिएगा साथियों, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 42वें संविधान संशोधन में क्या किया गया था जी, इसको हटा करके जो है समवर्ती सूची में डाला था। साथियों ध्यान रखिएगा, 42वां जो संविधान संशोधन है उसे लघु संविधान कहा जाता है, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन में बहुत सारे सुधार किए गए थे जी, इसलिए इसको जो है लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन राज्य सूची में है? ए रेलवे पुलिस, बी जनगणना, सी निगम कर, डी आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन। साथियों ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए जो रेलवे पुलिस जो है वो राज्य सूची का विषय है। मैं अभी थोड़ा देर पहले ही बताया कि रेलवे पुलिस देख करके ऐसा लगता है कि ये केंद्र सूची का विषय होगा, लोग उसी में फंस जाते हैं और इसको केंद्र सूची मान लेते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा रेलवे पुलिस जो है राज्य सूची का विषय है। साथियों ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु निम्नलिखित में से किया गया, निम्न में से कौन सा अनुसूची जो है संबंधित है? ए 7वीं अनुसूची, बी 9वीं अनुसूची, सी 8वीं अनुसूची, डी जो है 10वीं अनुसूची। साथियों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। साथियों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न का आंसर जो है मुझे आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे। साथियों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।